आज हम लोग अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, वेलोसिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, तो एक निश्चित समय में जितना अभिकारक उत्पाद में चेंज हो जाता है वह उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है। कह सकते हैं इकाई समय में अभिकारक की जो मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इकाई समय में उत्पाद जितना प्राप्त होता है, उत्पाद की जितनी मात्रा होती है उसे अभिक्रिया का वेग कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक का वह द्रव्यमान है जो इकाई समय में उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। मतलब इकाई समय में अभिकारक की जितनी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगी उसे हम अभिक्रिया का वेग कहेंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब जानते हैं कि अगर अभिक्रिया हो रही है तो एक निश्चित समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। तो अभिक्रिया का वेग यहाँ पर लिखा जा सकता है अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक के सांद्रण में कमी बटे प्रयुक्त समय, या अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि बटे प्रयुक्त समय। कितना समय में उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हुई या कितने समय में अभिकारक के सांद्रण में कमी हुई, वही जो है वो अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं जो सांद्रण है इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है, तो मोल प्रति लीटर नीचे आ जाएगा और समय सेकेंड भी नीचे है, तो हम पढ़ेंगे मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो मतलब इसका मात्रक क्या हो जाएगा अभिक्रिया का वेग का, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। औसत वेग जो अभी अभिक्रिया का वेग जो बताया गया उसी को समान रूप से जो है औसत वेग भी कहा जाता है। वही चीज़ यहाँ भी बताया गया है कि औसत वेग जो होगा अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन बटे अभिक्रिया में लगा समय। अब देखिए जैसे अभिकारक के सांद्रण में जब परिवर्तन होगा मतलब कमी होगी, तो सांद्रता में जो कमी है उसको हम ऋण चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। अब आर क्या है, आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट माने अभिकारक। डेल आर या डेल्टा आर जो है वह अभिकारक के सांद्रता में जो कमी को प्रदर्शित करता है, और डेल्टा टी जो है अभिकारक की सांद्रता में जो कमी हुई वो कितने समय में हुई, मतलब समयांतराल को यह प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ऋण चिन्ह जो है अभिकारक की सांद्रता में कमी को प्रदर्शित करता है। या दूसरे शब्दों में देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है, मतलब अभिकारक की सांद्रता में कमी जो होगी उसको ऋण चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, और उत्पाद की सांद्रता में जो वृद्धि होगी या परिवर्तन होगा उसको हम प्लस से प्रदर्शित करेंगे। तो उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे अभिक्रिया में लगा समय। तो इसको देखिए डेल पी बटे डेल टी से प्रदर्शित करेंगे। पी फॉर प्रोडक्ट मतलब उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे अभिक्रिया में लगा समय। मतलब औसत वेग को हम किसी भी दोनों सूत्रों में से किसी सूत्र के द्वारा हम औसत वेग को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि डेल आर क्या है, डेल पी क्या है, डेल टी क्या है, ये सब दिखाया गया है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए यहाँ पर औसत वेग के लिए फार्मूला हम किस प्रकार से प्रयुक्त करेंगे यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड वियोजित होकर के हाइड्रोजन और आयोडीन देता है, तो इसके अगर औसत वेग को अगर देखा जाए तो औसत वेग को देखिए अभी कहा गया कि अभिकारक की सांद्रता के परिप्रेक्ष्य में या उत्पाद के सांद्रता के परिप्रेक्ष्य में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर औसत वेग अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की सांद्रता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस चिन्ह लगता ही है, यहाँ तो 2 जो है यहाँ पर 1/2 कर देंगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड के सांद्रता में परिवर्तन डेल एच आई जो दिखा गया है, हाइड्रोजन आयोडाइड के सांद्रता में परिवर्तन होगा मतलब कमी होगी, क्योंकि जब एच आई उत्पाद में परिवर्तित होगा तो एच आई की सांद्रता में कमी होगी और हाइड्रोजन और आयोडीन की सांद्रता में वृद्धि होगी।
तो औसत वेग को हम अगर एच आई के सापेक्ष लिखेंगे तो -1/2 डेल एच आई बटे डेल टी लिखेंगे, और अगर उत्पाद के सांता परिप्रेक्ष्य में लिखेंगे तो बराबर करके देखिए डेल H2 मतलब हाइड्रोजन के सांता में वृद्धि बटे डेल टी मतलब समयांतराल, या आयोडीन के सांता में वृद्धि बटे डेल टी, मतलब इन तीनों में से किसी सूत्र का हम प्रयोग करके इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग की गणना कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए दूसरा एक उदाहरण लिया गया है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है, तो इसके लिए जो औसत वेग होगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन अभिकारक जो है इसके सांता के परिप्रेक्ष्य में लिखा जा सकता है, या अमोनिया जो उत्पाद है उसके सांता के परिप्रेक्ष्य में लिखा जा सकता है। तो अगर नाइट्रोजन के सांता के परिप्रेक्ष्य में लिखा जाए तो माइनस देखिए डेल N2 बटे डेल टी मतलब नाइट्रोजन के सांता में कमी बटे समयांतराल बराबर मतलब, और हाइड्रोजन के सब परिप्रेक्ष्य में लिखेंगे तो देखिए 3 लिखा है तो यहाँ पर हो जाएगा -1/3 डेल H2 बटे डेल टी मतलब हाइड्रोजन के सांता में परिवर्तन बटे समयांतराल, और देखिए ये अमोनिया आपका उत्पाद है इसलिए 2 लिखा है तो यहाँ पर 1/2 और अमोनिया के सांता में वृद्धि बटे डेल टी, मतलब यहाँ पर जो अभिक्रिया दिखाया गया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है, तो अभिक्रिया के वेग को या अभिक्रिया के औसत वेग को हम नाइट्रोजन के सांता के परिप्रेक्ष्य में, हाइड्रोजन के सांता के परिप्रेक्ष्य में या अमोनिया के सांता के परिप्रेक्ष्य में लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे एक प्रश्न दिया गया है, अभिक्रिया A + B = 2C मतलब A B अभिक्रिया करके 2C बनाते हैं के लिए A के विलुप्त होने की दर मतलब A के सांता में कमी की जो दर है वो 10⁻2 मोल प्रति लीटर पर सेकेंड है। तो B के विलुप्त होने की दर विलुप्त होने की जो दर यहाँ पर दिखाया गया है ये क्या है, ये औसत वेग है। तो B के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए और C के बनने की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिर से वही देखिए यहाँ पर लिखेंगे तो अभी बताया गया कि औसत वेग को हम A, B या C के सांद्रता के परिप्रेक्ष्य में लिख सकते हैं। तो अगर A के सांद्रता परिप्रेक्ष्य में लिखा जाए तो माइनस डेल A बटे डेल टी बराबर माइनस, अगर B के सापेक्ष लिखेंगे तो डेल B माइनस डेल टी, और अगर हम C मतलब C के बनने की दर के परिप्रेक्ष्य में लिखेंगे तो 1/2 देखिए 2C है तो 1/2 डेल C बटे डेल टी। अब देखिएगा ये दोनों बराबर हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ प्रश्न दिया है B के विलुप्त होने की दर, तो B के जो विलुप्त होने की दर होगी वो A के विलुप्त होने की दर के बराबर होगी। हाँ, तो A के विलुप्त होने की दर कितना दिया है प्रश्न में, 10⁻2 मोल प्रति लीटर पर सेकेंड प्रश्न में दिया है। तो अगर A के विलुप्त होने की दर 10⁻2 मोल प्रति लीटर पर सेकेंड है तो B के भी विलुप्त होने की दर भी वही होगी, तो वही लिखा है, अतः B के विलुप्त होने की दर 10⁻2 मोल प्रति लीटर पर सेकेंड होगी। और अगर C के बनने की दर पूछ रहा है, देखिए C के बनने की दर ज्ञात कीजिए, तो C के बनने की दर देखिए यहाँ पर लिखा है ना, C के बनने की दर जो है वह A के विलुप्त होने की दर के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए माइनस, देखिए माइनस यहाँ पर माइनस डेल A बटे डेल टी बराबर यहाँ पर C के बनने की दर 1/2 माइनस डेल A बटे डेल टी बराबर 1/2 डेल C बटे डेल टी, मतलब A के विलुप्त होने की दर C के बनने की दर के बराबर है। और A के बनने की दर यहाँ पर दिया गया था, अगर देखिए 2 का इसमें हम गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा और डेल C बटे डेल टी हो जाएगा। तो 2 का इसमें गुणा करेंगे और A के विलुप्त होने की दर 10⁻2 है तो हो जाएगा 2 × 10⁻2 मोल प्रति लीटर पर सेकेंड, अर्थात C के बनने की दर आपका 2 × 10⁻2 मोल प्रति लीटर पर सेकेंड होगी। तो इस प्रकार से हम आंकिक प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। इसको आप लोग वीडियो को ध्यान से देख करके और फिर कॉपी को लिखिए।